Hello and welcome back to NH series Basic to Advanced. This is Nisha Anil Kumar. Welcomes to you. So friends, in last video we discussed about Portuguese या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो स्टार्टिंग से हमने किया, उसके बाद हमने स्टार्ट करा था पोर्चुगीज के बारे में। तो पोर्चुगीज के बारे में आई होप आपको रिमाइंड होगा क्या क्या मैंने बताया था और कैसे स्टार्ट हुआ सी रूट का चलन, है ना, और क्यों रेड सी रूट जो है वो खत्म हुआ। आई होप यू रिमेंबर इट। वैसे भी हम लास्ट में वीडियो के सब कुछ रिमेंबर करेंगे। तो चले टाइम ना वेस्ट करते हुए, कम विद मी नाउ स्टार्ट। दिस इज द गवर्नर्स ऑफ पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के गवर्नर्स के बारे में हमने बात करनी थी, क्योंकि हमने लास्ट जो बात करी थी उनके सेटलमेंट तक हमने कंप्लीट किया था। तो उनके सेटलमेंट्स कहां कहां पर थे, आई होप यू रिमेंबर इट। जैसे केरला में कौन कौन से थे, कैलिकट था, ओके, कोचिन था, कन्नौर था। ये कहां के थे, ये केरला के थे। वहीं केरला के बाद कहां का, गुजरात के। अब गुजरात के कौन कौन से थे, भावनगर, सूरत, भावनगर और सूरत। वहीं पे हम बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल में कौन से थे, हुगली, सागवा, है ना, ये सब थे। और मद्रास में था, महाराष्ट्र में थे। ओके, हमने यहाँ पे अपनी लास्ट वीडियो को एंड किया था। नाउ इट्स हाई टाइम टू रीड अबाउट द गवर्नर्स ऑफ पोर्चुगीज। गवर्नर्स ऑफ पोर्चुगीज बहुत सारे थे। हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जिनका मेन पर्पस था, मेन योगदान था किसमें, पोर्चुगीज स्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, नंबर वन इज फ्रांसिस्को। नंबर वन वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे, ये पहले कौन थे, ये पहले गवर्नर थे, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज। कौन, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, जिसको ये कहा गया था, स्पेशली मेंशन किया गया था कि आपको वहां से जो स्टेट के, मतलब कह सकते हो आप, स्टेट के जो रूलर्स थे उनसे अपने ट्रेड को बचाना है। अपने पोर्चुगीज के जो भी फोर्ट्स हैं या आप कह सकते हो कंपनी है, उसको आपने स्टेब्लिश बना के रखना है, अपनी मोनोपोली बना के रखनी है। ये इनको स्पेशल हिदायत दी गई थी, है ना, कि ये न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे। एंड ऑल्सो वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेट, क्या करना है इसको, consolidate the Portuguese position in India, ठीक है, पोर्चुगीज, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करना है, एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम, और डिस्ट्रॉय किसको करना है, मुस्लिम ट्रेड को कैसे, बाय सीजिंग, आप कह सकते हो किसको सीज करके, मलक्का, है ना, ये वाला जो रूट है, मलक्का वाला, मुर्ज वाला और एडन वाला, एडन और मुर्ज, ये वाले रूट को सीज करना है। जहां से मुस्लिम्स ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड को रोकना है और अपनी पोजीशन स्टैब्लिश करनी है। कहां पर, इंडिया में। कहां पर, इंडिया में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और इसी के साथ इसकी एक मेन जो थी, आप कह सकते हो ब्लू वाटर पॉलिसी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, किसके अंडर थी और किसने स्टार्ट करी थी, दिस वॉज द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ही स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। नाउ वी टॉक अबाउट ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या था, ये स्टार्ट करी थी किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये थे 1504 से 1509 तक, 1509 से 1509 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की।
अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इसमें आप कह सकते हो ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश करनी थी। कहां पर? सी रूट पे। कहां पे? सी रूट पे, विच फोकस्ड द नेवल डोमिनेंस ऑफ एंड कंट्रोलिंग द सी रूट। आप इसको लिख सकते हैं, विच फोकसेस ऑन द नेवल डोमिनेंस and controlling, which focuses the naval dominance and controlling sea route। सारे सी रूट को कंट्रोल करना, सारे सी रूट को कंट्रोल करना। और ये सिस्टम ना, इस सिस्टम में क्या चीज इन्वॉल्व करी गई? इस सिस्टम में इन्वॉल्व करा कार्टाज को। कार्टाज का मतलब होता है लाइसेंस, ठीक है। इस सिस्टम में इन्वॉल्व करा इन्होंने लाइसेंस को, कि आपको लाइसेंस इश्यू करा जाएगा जिसके थ्रू आप इस सी रूट में अपना ट्रेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। इफ यू डोंट गेट द लाइसेंस, द पोर्चुगीज शिप अटैक ऑन यू। ओके, this is the you can say highlighted thing which they said, who Portuguese said, कि अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपने जो इशू लाइसेंस है वो आपने पोर्चुगीज से इशू नहीं करवाया है, तो आप उस सी रूट में नहीं आ सकते हो। आप इंडिया तक नहीं जा सकते हो, आप कहीं और नहीं जा सकते हो उस सी रूट के थ्रू, ठीक है। अगर आप आते हो उस साइड, अगर आप आ रहे हो विदाउट लाइसेंस के, तो आपकी शिप पे अटैक करा जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा वहां पे। ये मेन मकसद था इसका। और यही नहीं, इसके बदले में क्या होता था कि आपको अगर आपने लाइसेंस लिया है, इफ यू ओन द लाइसेंस, ओके, आपने लाइसेंस लिया है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलती थी। प्रोटेक्शन मिलती थी किसके बदले में? फीस के बदले में। वो लाइसेंस क्या था? आपको पैसे देने हैं, है ना, वो पैसे देने हैं उनको, पोर्चुगीज को। तो उसके बिहाफ पे आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती थी कि जो पोर्चुगीज की शिप होगी या पोर्चुगीज की जो आर्मी होगी वो आप पे अटैक नहीं करेगी। दैट्स द एश्योरिटी बाय पोर्चुगीज। ओके, क्योंकि इन्होंने ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी। कहां पर? ओशियन में। क्या कर ली थी? ट्रेड मोनोपोली कहां पर थी इनकी? ओशियन में। आप कह सकते हो इंडियन ओशियन में, है ना। ट्रेड मोनोपोली किस में स्टैब्लिश कर ली गई थी? ओशन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी विच फोकसेस ऑन द नेवल डोमिनेंस एंड कंट्रोलिंग द सी रूट, जिसमें उनकी नेवल, उनकी आप कह सकते हो जल सेना का डोमिनेंस रहा, नेवल पावर अपनी स्टैब्लिश करी उन्होंने सी रूट में, और सारे सी रूट पे, सारे ट्रेड पे उनका कंट्रोल हो गया। और कंट्रोल होने के साथ उन्होंने क्या करा? कंट्रोल होने के साथ उन्होंने उसको लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिया कि अगर आप फीस दे रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो हमसे, तो आप यहां पे ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आपको अटैक कर दिया जाएगा पोर्चुगीज के थ्रू। किसके थ्रू? पोर्चुगीज के थ्रू। दिस इज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये उनकी थी, ये उनका गेम प्लान था, और ये पहले और न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट वॉज, बहुत ही प्यारा नाम, जो आम का नाम भी है अल्फेंजो, है ना। आम का सीजन तो नहीं है, बट अल्फेंजो डी एलुबिक्यू, है ना, अल्फेंजो डी, ये स्पेलिंग होती है ना, ALBEQUER, आई थिंक यही स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। और ये थे 1509 से 1515 तक, ठीक है। 1509 से 1515 तक। ये, इसको आप कह सकते हो द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर। ओके, रियल, प्लीज नोट डाउन, रियल फाउंडर ऑफ
पोर्चुगीज पावर। मेन पॉइंट तो इनका यही था, द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर। बहुत चीजें इन्होंने करी, ठीक है। हम मेन इनकी बात बताएंगे। इन्होंने 1510 में, इन 1510 सॉरी, इन 1510 ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान। बीजापुर के सुल्तान को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। और क्या करा था, एंड टेकन गोवा, गोवा को एक्वायर कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान को इन्होंने 1510 में हराया, वहीं और क्या करा, गोवा को एक्वायर कर लिया, ठीक है, गोवा को एक्वायर कर लिया। वहीं 1511 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेंडशिप ट्रीटी आप कह सकते हो, किसके साथ करी, श्री कृष्ण देव आर्य के साथ, ठीक है। क्योंकि इनका भी मेन मोटिव था कि मुस्लिम्स को साइड करना, ठीक है। जो वहां के स्टेट रूलर्स थे या लोकल रूलर्स थे, उनको साइड करके अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना। वहीं पे श्री कृष्ण देव आर्य का भी यही पॉइंट था। 1511 में किसके साथ करी थी फ्रेंडली ट्रीटी, मैं यहां लिख देती हूं, श्री कृष्ण देव आर्य, ठीक है, श्री कृष्ण देव आर्य के साथ। ओके, इनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इससे ज्यादा खास कुछ पूछता नहीं है आपसे। क्या पूछ सकते हैं वो, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस को दे रहे हो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आ सकता है आपके पास कि कौन किसके साथ फ्रेंडली ट्रीटी हुई थी, है ना। कुछ भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, बट हाँ मोस्टली स्टेट पीसीएस में इसको बहुत इजीली टैकल कर देते हैं। हरियाणा पीसीएस को मत करिएगा ऐसे कि वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो बहुत घुमा के पूछता है। वहीं पे हम बात करते हैं थर्ड की। ओके, भाई सब्सक्राइब करो, देखो, मौज लो। नीनो डे चूना, नीनो डी चुना, ये ओके। थर्ड, अब इसका मेन मतलब मैं कह सकती हूँ सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, और मैंने उसको ही आज तक देखा है, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछते भी नहीं है, कि ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर कोचिन टू गोवा। कोचिन से गोवा में इन्होंने हेडक्वार्टर को ट्रांसफर करा, कब, 1530 में। ही shifted headquarters from Cochin to Goa in 1530। इनका मेन ही ये है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और जो वो थे अल्फेंजो, उनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस हो गया, कि ही अबॉलिश्ड सती इन गोवा 1510 में। 1510 में उन्होंने सती को भी अबॉलिश करा था। किसने, अल्फेंजो ने, इससे पहले वाले ने, जिसने देवार्य को, जिसने बीजापुर के सुल्तान को हराया था, ठीक है। इनका मेन काम था कि इन्होंने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करा कोचिन से गोवा में, नथिंग एल्स। इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इससे अगले जो गवर्नर थे, उनके गवर्नेंस में एक बंदा आया था, ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर करके, जिसने क्रिश्चियनिटी को फैलाया था। उनका मेन है पॉइंट, बाकी इतना खास उनका है नहीं कोई योगदान। यू मस्ट से मार्टिन अल्फेंजो डिसूजा, ठीक है, मार्टिन अल्फेंजो
डिसूजा, इनके टाइम पे, इनकी गवर्नेंस में, अंडर हीज गवर्नेंस इन 1540, 1540 में एक सेंट इंडिया में आते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्का जेवियर। ठीक है, फ्रांसिस्के जेवियर, किसमें? इन 1540 में कौन आते हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर। अब इन्होंने क्या करा? ये इंडिया आए, ये कैथोलिक मिशनरी थे। क्या थे? ये एक कैथोलिक मिशनरी थे। ठीक है, अब ये इंडिया आए, इन्होंने सबसे मेन इनका था अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। मेन पॉइंट वाज दैट स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, एंड he alone converted 7 lakh fishermen into the Christianity. 7 lakh, how much? 7 lakhs. 7 lakhs fishermen into the Christianity in तमिलनाडु एंड गोवा। मेन कौन से दो पॉइंट थे इनके? तमिलनाडु और गोवा। जो वहां के मछुआरे थे, कॉमन थे, जो आप कह सकते हो लो लेवल पे जी रहे थे, उनको इन्होंने किस में चेंज करा? क्रिश्चियनिटी में चेंज करा। और इनका जो मम्मी है वो कहां पे है? गोवा के एक चर्च में है। कहां पे है? गोवा के एक चर्च में है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट कि यही 4 मेन गवर्नर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको चारों के बारे में पता चल गया होगा। पहले कौन से थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, वो आप कह सकते हो फर्स्ट न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर था। ठीक है, उसको स्पेशली ये कह के भेजा गया था कि आपको अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करनी है, कंसोलिडेट करनी है अपनी पोजीशन को इंडिया के अंदर, और मुस्लिम ट्रेड को स्टॉप करना है। कहां से? एडन, ओरमुज और मलक्का के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टैब्लिश करी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी में आपको लाइसेंस मिलेगा, अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी पोर्चुगीज के शिप्स के थ्रू। ठीक है, वहीं पे जो दूसरे थे, ठीक है, कौन से? अल्फेंजो ने क्या था? उनको रियल फाउंडर माना गया। ओके, दूसरी बात, उन्होंने सती को अबॉलिश करा, जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी पहले। सती को अबॉलिश करा 1510 में गोवा में, और 1510 में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हरा के गोवा को टेक ओवर करा। वहीं पे ही 1511 में उन्हें फ्रेंडली ट्रीटी करी, किसके साथ? श्री कृष्ण देव आर्य के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी नीनो डिशुना की। उन्होंने क्या करा? मेनली ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530, एंड इन द लास्ट वन मार्टिन अल्फेंजो डिसूजा, इनके अंडर, इनकी गवर्नेंस के अंडर 1540 में सेंट फ्रांसिस जेवियर आए थे। उन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी। ओके, ही वाज द कैथोलिक मिशनरी, और 7 लाख फिशरमैन को कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियनिटी। या यू आर राइट, आप सही सोच रहे हो। ठीक है, और इनका जो मम्मी है वो कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले आपको बता दिया था। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट नाउ। व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज इनटू इंडिया? इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? ये इंडिया को क्या देकर गए? ये एक सच्चा साथी बता सकता है आपको। और आपका सच्चा साथी कौन है? मैं, और आप मेरे सच्चे साथी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंगली हम बात कर लेते हैं कि यहां से हमें बहुत सारी क्रॉप्स मिली, है ना। मेन कंट्रीब्यूशन में क्या था? क्रॉप्स थे, आप कह सकते हो। कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? ठीक है, 17th सेंचुरी में बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत सारी क्रॉप्स आई थी, जिनमें मेन जो थी, जब जहांगीर जो है वो भारत के मुगल एम्पायर थे। ठीक है, हिंदुस्तान का शहंशाह कौन था? जब जहांगीर था, याद रखिएगा, 17th सेंचुरी में। ठीक है, तब मेन ये क्या लेके आए थे? एक तो टबैको, तमाकू, जिसकी आदत आज भारत में बेअंत है। ठीक है, आप लोकल एरियाज में जाते हो,
वहां पे आपको बहुत ज्यादा इसका यूसेज मिलेगा। बहुत लोग इसका, आप कह सकते हो, ओवर कंजप्शन भी करते हैं। लोग की तो बात ही क्या करनी है। ठीक है, मेज और चिली मेन था इसमें, टोबैको, चिलीज और मेज, चना। ठीक है, इसके अलावा जो इनका कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या था वो, पपाया, ठीक है, पपीता भी इन्होंने ही दिया हमें भाई, उसके साथ पाइनएप्पल भी इन्होंने ही दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यू नो व्हाट, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो पोर्चुगीज ने मतलब जो पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया को। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं लिख रही हूं, वैसे भी आप रिमेंबर रखिए, क्योंकि ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। पपाया, पाइनएप्पल, और एक मेरी बेटी की सबसे फेवरेट पोयम, टोमेटो, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ये भी हमारे नहीं है। कौन? टमाटो भी हमारे नहीं है। हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर, वो वाला टमाटर भी हमारा नहीं था, वो भी यही लोग लेके आए। वहीं काजू भी हमारा नहीं था रे बबुआ, कैशू नट्स, उसको भी यही प्राणी लेके आए। स्वीट पोटैटो भी यही लेके आए थे, और पोटैटोज भी यही लेके आए थे, जिसको इंडिया में कह सकते हो आप हर फास्ट में आलू खा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। ये हमारे यहाँ के लोगों की मेन सोच है। और आलू कहां से आया? आलू आलू आया पुर्तगाल से। ठीक है, अब हमने बात कर ली टबैको, चिलीज, मेज, पपाया, पाइनएप्पल, टमाटोज, कैशूनट और पोटैटोज। और भी हो सकते हैं एक दो, आप देख लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा अगर आपको मिले तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने स्टैब्लिश करी थी? पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश करी थी। किसने स्टैब्लिश करी थी? पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, establishing first printing press। कहां पे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहां पे करी थी? गोवा में, इन गोवा। अब गोवा में कहां पे करी थी, ये भी एक मेन बात है। गोवा में करी थी इन्होंने, एक कॉलेज था सेंट पॉल कॉलेज। ठीक है, और कितने में स्टेब्लिश करी थी ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा, सेंट पॉल कॉलेज? और ये स्टेब्लिश हुई थी 1556 में, 1556 में स्टेब्लिश करी थी। ठीक है, और मेन इसका मकसद क्या था स्टेब्लिश करने का? टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। इन्होंने अपने फायदे के लिए इसको स्टेब्लिश करा, नॉट फॉर द इंडियंस। इंडियंस के लिए नहीं था इनका मेन पर्पस। मेन पर्पस था किनका? किसका? क्रिश्चियनिटी फैलाने का। ठीक है, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। और उसी के साथ इन्होंने क्या करा, फर्स्ट जो बुक इंडिया में प्रिंट हुई वो ये थी सेंट पीटर्स चरित्र। सेंट पीटर्स चरित्र, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया वॉज, कौन सी थी? सेंट पीटर्स चरित्र। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में स्टेब्लिश करी गई थी? ठीक है, ये क्या लग गया है? चरित्र। और ये प्रिंट करी गई थी मराठी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, और
आप ये चीज देखो ना, मैंने जो बात बोली आपको कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए मेन इनका मोटिव था, तो इन्होंने सबसे पहली बुक भी जो मराठी में प्रिंट करी वो थी इनके ही किसी सेंट की चरित्र को। देख लो कितने चालू लोग थे। भारतीय मूल की कोई किताब को इन्होंने पहले नहीं पब्लिश करा, अपनी करी, दूसरी भी अपनी ही करी इन्होंने, ठीक है, दूसरी भी अपनी करी। फर्स्ट जो आप कह सकते हो फर्स्ट तेलुगु प्रिंटेड बुक इंडिया की वो कौन सी थी? बाइबल 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 बाइबल। अपनी ही पुराण कथा को इन्होंने किसमें प्रिंट करा? तेलुगु में। किसमें प्रिंट करा? तेलुगु में। ठीक है, आप समझ गए प्रिंटिंग प्रेस का क्या मकसद था। और वो भी अच्छी बात है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस करी तो पेपर्स भी छपने हुए और भी चीजें प्रिंट होती रही बाद में तो। ठीक है, ये मेन था। कौन से कॉलेज में करा? 1556 में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज में फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी इंडिया में वो थी सेंट पीटर्स चरित्र मराठी में। और तेलुगु की फर्स्ट बुक जो इन्होंने प्रिंट करी थी वो थी बाइबल, उन्हीं की ही बाइबल। इसी के साथ इन्होंने मिलिट्री टेक्निक्स को भी ना इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। किसको? मिलिट्री टेक्निक्स को भी, ठीक है, वेपनरी को भी, जो हथियार है उनको भी इन्होंने कराया। उसी के साथ इन्होंने गन पाउडर को भी इंट्रोड्यूस कराया। कहां पे? इंडिया में। किसको? गन पाउडर को। मिलिट्री टेक्निक्स, गन पाउडर एंड वेपनरीज, बहुत सारे हथियारों को। ये था मेन इनका कंट्रीब्यूशन। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो ये था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके डिक्लाइन की। ठीक है, हम बात करते हैं इनके डिक्लाइन की। बहुत थोड़ा सा रह गया है, अब हम डिक्लाइन कर देते हैं, इनको खत्म करते हैं अपने देश में से, इनको निकाल फेंकते हैं। अब डिक्लाइन का रीजन क्या बना है ना? रीजंस ऑफ डिक्लाइन। आप एक चीज देखोगे कि पोर्चुगीज ने जो है इंडिया के ऊपर 100 साल से ज्यादा की मोनोपोली रही इनकी। क्योंकि इंग्लिश जब आए वो 1600 के टाइम पे आए, है ना, और ये यहाँ पे 1498 में स्टार्ट हो गए थे आना। लेकिन उसके बाद स्टैब्लिशिंग इनकी मोनोपोली स्टार्ट हुई वो सब 1500 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। तो आप कह सकते हो Portuguese has monopoly over the trade in India about 100 years, है ना, 100 years तक। उसी के साथ फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया में आए और लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया से गए। भाई 450 साल बाद ये भागे हैं यहां से कम से कम। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस सबसे लास्ट तक इंडिया में स्टैब्लिश रही। वहीं पे इनके बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये गिरे, बट मेन हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। नंबर 1 वाज राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। ठीक है, अदर यूरोपियन पावर्स, जो और यूरोपियन पावर्स थी उनके आने के बाद भी। अब हुआ क्या, जब अदर यूरोपियन पावर्स आई तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फेस करना शुरू कर दिया किसको? हाई कंपटीशन को। क्योंकि फेस्ड इंक्रीजिंग द कंपटीशन। भाई अब वो आ गए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया है, फैक्ट्रीज बनाने शुरू कर दिया है, ट्रेड करना शुरू कर दिया है, जिनमें मेन थे डच और ब्रिटिश। कौन थे मेन? डच और ब्रिटिश। मेन वॉज डच एंड ब्रिटिश। हाई कंपटीशन हो गया, है ना। और वही है, आप कह सकते हो राइवलरी चलनी शुरू हो गई इनके बीच में। राइवलरीज तो हुई ना इनके साथ, ठीक है, राइवलरीज होने लग गई। मोनोपोली जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई।
उसी के साथ जो इनकी नहीं, मोनोपोली खत्म होने लग गई, इकोनॉमिक स्ट्रेन खत्म होने लग गया। क्योंकि अगर आप इनके साथ राइवलरी हो रही है, आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, ऑब्वियसली बात है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तो इफेक्ट हो रहा है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट हो रहा है, तो वहां से आपकी ट्रेड में भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी मोनोपोली में भी डिक्रीमेंट आएगा ना, इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज हो गया था यहाँ पे कंपटीशन और पावर्स आने लगी थी। मैंने आपको जैसे बताया था कि कौन कौन सी पावर्स आई थी, तो मेन थे डच और ब्रिटिश, इनकी वजह से भी इनको बड़ा नुकसान हुआ। वहीं हम बात करते हैं, इनका दूसरा पॉइंट था इंटरनल वीकनेस। आप कह सकते हो इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस, इंटरनल वीकनेस में क्या था कि जो सक्सेसिव पोर्चुगीज वायसराय थे ना, सक्सेसिव थे बहुत ज्यादा, ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने वीक बनाना शुरू कर दिया, सिस्टम को वीक करना शुरू कर दिया। सिस्टम वीक हुआ, इफेक्ट होने लगा ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने कैसे करा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में ना करप्शन स्टार्ट कर दिया। करप्शन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन भी गिरने लगा तो मोनोपोली भी गिरने लगी उनकी, क्योंकि जितने भी सक्सेसिव हुए यहां पे आके उन सब ने करप्शन स्टार्ट करा, धांधली शुरू करी और इनका नुकसान हो गया। दूसरी बात, स्मॉल पॉपुलेशन में लोग यहां पे थे पोर्चुगीज के, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन में थे और उनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे, दे हैड लिमिटेड सोर्सेज, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण भी आप कह सकते हो कि इनके बीच में राइवलरीज पैदा हुई। पोर्चुगीज का ऐसा कोई मतलब वो था नहीं कि हमने बहुत ज्यादा लड़ाई करनी है, कुछ करना है, तो वेपन्स इतने नहीं थे उनके पास, या कोई नई टेक्निक यू मस्ट से कि नहीं होगी जो इंग्लिश के पास थी, ब्रिटिश के पास थी, डच के पास थी, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत कम थी तो इतना नहीं सरवाइव कर पाए, और आपको पता है अंग्रेज तो वैसे ही बहुत चालू थे, उन्होंने तो कर ही दिया होगा। फिर तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल एम्पायर्स। कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल एम्पायर्स, ओके। इसमें आप कह सकते हो मुगल एम्पायर, महान शासक, महान शहंशाह अकबर, ठीक है, अकबर था। मराठा पावर थी, ठीक है, मराठा पावर आ गई। इन सबके साथ बहुत ज्यादा चैलेंजेस हुए, इनकी बहुत ज्यादा रेवलरीज हुई। मेन कौन था, आप कह सकते हो मुगल रूलर अकबर और मराठा पावर जो थी, इन्होंने डोमिनेंस को गिराया, इन्होंने उनके डोमिनेंस को गिराया तो साथ में इनकी हर एक चीज को आप कह सकते हो चैलेंज करा, मिलिट्री को भी चैलेंज करा। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनल वीकनेस जो थी वो भी बहुत इफेक्ट कर गई। अगर लोग वहां पे कर रहे हैं गड़बड़, तो वही बात है ना कि इसको लिंक कर सकते हो आप आपस में कि क्या इशू हुआ होगा उस टाइम पे, ठीक है। इन सब चीजों के बाद जब ये सब हो गए, ये रीजन थे, जब ये जाने लगे यहां से, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि ये हार गए सारी चीजों को, बस इनके पास ऑल सेटलमेंट्स आर लॉस्ट, what should they acquire or not, everything they lost in India except from Goa, Daman and Diu, okay, Goa and Daman and Diu। कब तक, 1961 तक इनका ही मेन वो रहा था वहां पे, कहां पे, मेरे मैप में आपको दिखाई नहीं देगा, बट गोवा, ओके, ये रहा गोवा, यहीं पे है दमन एंड द्वीप, ठीक है, यहीं पे है दमन और द्वीप जिन पे इनका राज था। कब तक, 1961 तक। इन्होंने सारे सेटलमेंट्स को लॉस्ट कर दिया, सब खत्म हो गया इनका, सब पे से ये हाथ धो बैठे। ब्रिटिश ने कुछ एक्वायर करे, कुछ डच ने करे, जो राइवलरीज हुई उनकी वजह से, ठीक है, और इन्होंने सब लॉस्ट कर दिया। बचा क्या, टिल 19
61 तक हमारे इनके पास क्या बचा, गोवा, दमन एंड दुई। ठीक है, अब इंडिया ने इसको कब एक्वायर करा, इंडिया ने इसको एक्वायर करा 1961 तक, 1961 के बाद। वो कैसे करा, ऑपरेशन विजय के थ्रू, थ्रू ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय के थ्रू फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा। गोवा को एक्वायर करने के लिए ऑपरेशन विजय स्टार्ट करा गया। ऑपरेशन विजय में क्या हुआ था, जो तीनों हमारी फोर्सेस हैं, नेवल, आर्मी एंड एयर, तीनों ने स्ट्राइक करी। 30 to 36 आवर्स कंटिन्यूसली फाइटिंग हुई है, और एट द लास्ट दे सरेंडर्ड, उन्होंने लास्ट में सरेंडर करा, जिससे हमने इसको एक्वायर करा। ठीक है, आप ये कह सकते हो 36 घंटे लगातार फायरिंग हुई है, लगातार लड़ाई बजी है। तो इतनी दूर पुर्तगाल है, वहां से भारत आना, इतने सारे फोर्सेस को लेके आना, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दैट्स व्हाई दे सरेंडर्ड इट, और इंडिया एक्वायर द गोवा, और गोवा के साथ उनको दमन और दुई भी मिल गया। ये थी पुर्तगालियों की कहानी और निशा की जुबानी। ठीक है, आप कह सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या करवाया है। और इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि कॉन्स्टेंटिनोपोल का फॉल डाउन हुआ, वहां पे टर्की जो ऑटोमान एम्पायर था वो भी गिर गया, सब कुछ अरब के अंडर आ गया। जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने रेड सी रूट को खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हो फर्स्ट सेंचुरी टू 15th सेंचुरी यूरोपियंस और इंडियंस का क्या था, ट्रेड चलती थी, ट्रेड मोनोपोली थी, इन लोगों के बीच में ट्रेड होता था। तो अब वो ट्रेड बंद हुआ, तो इनको नया रास्ता ढूंढना पड़ा जो सी रूट के थ्रू आया। ठीक है, उसी के साथ मेन मैंने आपको रेनेसा पीरियड भी इसमें एक्सप्लेन करके बताया कि उस टाइम पे वहां पे इटली में रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ। तो रेनेसा जो है वो पूरे यूरोप को इफेक्ट कर गया, पूरे यूरोप को इफेक्ट कर दिया था उसने, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद दो नई डिस्कवरी हुई, एक अमेरिका की, एक केप ऑफ गुड होप की, केप ऑफ गुड होप की। ठीक है, अमेरिका की किसने करी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और इंडिया की किसने करी, वास्को डिगामा ने। ठीक है, वास्को डिगामा ने। बट डाइस जो था ना, डाइस ब्रूटलो डाइस जो थे, उन्होंने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप को सर्च किया था। और वहां पे उनका, जब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनका जब सिंक होने लगा था, उन्होंने केप ऑफ स्टोम उसका नाम रखा था, बट जो पुर्तगाल के किंग थे उन्होंने उसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा। ठीक है, उसी के साथ ये चीज हुई। फिर हमने बात करी किसके बारे में, कि पोर्चुगीज इंडिया में आए। पहले कौन से थे, वास्को डिगामा थे, 1497 या 98 के बीच में आए वो। ठीक है, और उनको वेलकम किसने करा, मडागास्कर से कैलिकट तक उनको कौन लेके आया, एक मुस्लिम, है ना, एक मुस्लिम मर्चेंट लेके, एक गुजराती मर्चेंट, सॉरी मुस्लिम कह रही हूं, गुजराती मर्चेंट लेके आया था, अब्दुल माजिद, उसका नाम वो है ना, कैलिकट। ठीक है, कैलिकट आने पे उनको वेलकम किसने करा, वहां के लोकल एम्पायर जमूरीन ने। ठीक है, उसी के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करना। ठीक है, उनके सेटलमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए कहां कहां थे, और उसके बाद कौन कौन से उनके गवर्नर्स आए वो आपको डिस्कस करा दिया मैंने। रीजन क्या बना डिक्लाइन का, और कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया में, वे ऑल ऑफ डिस्कस। पहले वाला मैंने इसलिए करा ताकि आपको रिमाइंड रहे कि हमने पहले क्या करा था। और सीरीज जो थी वो क्या थी, पहले पोर्चुगीज आए थे, है ना, उसके बाद डच आए थे। ठीक है, पोर्चुगीज आए थे, डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, और उसके बाद डेन्स आए थे,
यानी डेनमार्क वाले, और फिफ्थ आए थे फ्रेंच, फ्रेंच आए थे। ठीक है, फ्रेंच एक पब्लिक सेक्टर कह सकते हो आप, और ये सब ट्रेड के लिए आए थे। यहाँ पे मेन किसके लिए आए थे? ट्रेड के लिए आए थे। और ये सब इसी क्रोनोलॉजी में इंडिया में एंटर हुए थे, इसी क्रोनोलॉजी में इंडिया में एंटर हुए थे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज मस्ट वॉच द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट। जो क्वेश्चन या जो बात मैंने आपसे पूछी थी उनको जरूर कमेंट करिएगा, अच्छा बुरा जो भी है वो भी आप मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड, गुड बाय।